नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। भूमि प्रदूषण के स्रोत। भूमि को प्रदूषित करने वाले स्रोतों में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही स्रोत सम्मिलित हैं। भूमि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्न। प्राकृतिक स्रोत। मृदा प्रदूषण के स्रोतों के अंदर पहला जो स्रोत है अर्थात कारण है या कारक है वो है प्राकृतिक स्रोत। इसके अंतर्गत हम देखते हैं विभिन्न प्राकृतिक कारणों से भूमि की गुणवत्ता में ह्रास होता है। इसमें मृदा अपरदन, ज्वालामुखी क्रिया, भूस्खलन, समुद्री तूफान आदि प्रमुख है। ये वे प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनके कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आती। अब आप देखते हैं अपरदन। अपरदन से क्या तात्पर्य? अपरदन से तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वाहक, चाहे वो वायु हो चाहे वो प्रवाहित जल हो, जब कभी भी मृदा को काटकर अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो जिस स्थान पर मृदा का कटाव होता है उस स्थिति को मृदा अपरदन कहते हैं। अर्थात उस क्षेत्र की मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है, क्योंकि खास तौर से प्रवाहित जल। मृदा अपरदन के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक होता है वो होता है प्रवाहित जल। किसी क्षेत्र में प्रवाहित जल उस क्षेत्र की मिट्टी के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार के घुलित खनिजों को वहां से ले जाता है, महीन कणों को वहां से भागकर ले जाता है, जिससे क्षेत्र विशेष की मृदा के गुणवत्ता में कमी आती है। दूसरा कारण होता है ज्वालामुखी क्रिया। जैसा कि आपको पता है, ज्वालामुखी क्रिया वह क्रिया है जिसमें धरातल पर मौजूद किसी छिद्र या दरार से विस्फोट के साथ भूगर्भ का गर्म लावा और विभिन्न प्रकार की राखें, गैसें तथा अन्य कण धरातल पर सामने आते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसके द्वारा निकलने वाले इस प्रकार के तत्व क्षेत्र विशेष की मृदा के ऊपर फैल जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र की मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है और वहां पर मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण फैलता है। अगली समस्या है जो प्राकृतिक घटना है वो भूस्खलन। भूस्खलन की समस्या खास तौर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण उच्च चट्टानें खिसक कर नीचे की ओर आ जाती हैं और वो चट्टानी भाग उपजाऊ मृदा के ऊपर आकर बिछ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम भूस्खलन कहते हैं। समुद्री तूफान, इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का मृदा अपरदन समुद्री तटीय क्षेत्रों की मृदा में देखा जाता है। जब कभी भी समुद्री तूफान आते हैं तो तीव्र हवाओं के साथ वो क्षेत्र विशेष की मृदा के उड़ाकर वहां से ले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ वो लाके उस मृदा के ऊपर फैला देते हैं, जिससे क्षेत्र विशेष की मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है और मृदा प्रदूषण जैसी समस्या उभर कर सामने आती है। मृदा की ऊपरी परत अर्थात शीर्ष मृदा का विभिन्न कारकों द्वारा अपरदित होना मृदा अपरदन कहलाता है। अब बात आती है मृदा अपरदन। मृदा की ऊपरी परत का विभिन्न कारकों द्वारा अपरदित होना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके लिए प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारक उत्तरदायी होते हैं। अब मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से भी होता है और मानवीय रूप से भी होता है। प्राकृतिक कारणों में पवन, जल, हिमानी सम्मिलित है। अब मृदा अपरदन के लिए प्राकृतिक कारकों में पवन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वायु द्वारा मृदा को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को वायु द्वारा मृदा अपरदन कहा जाता है। जल के द्वारा एक क्षेत्र की मृदा को घोलकर या अपने साथ प्रवाह के रूप में बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को जल द्वारा मृदा का अपरदन कहते हैं। और हिमानी द्वारा, हिमानी से तात्पर्य हिम की जो नदी होती है उसे हम हिमानी कहते हैं। ये हिम के रूप में जमी हुई होती है। जब हिमानी भी बहती है, प्रवाहित होती है, तो उसके अंदर भी गति होती है और ये अपने साथ क्षेत्र विशेष की मृदा को खुरच कर, रगड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो हिमानी द्वारा जो अपरदन होता है उसे हम हिमानी द्वारा मृदा अपरदन की संज्ञा देते हैं। विभिन्न भौगोलिक दशाओं में विभिन्न कारक सक्रिय होते हैं, जैसे शुष्क मरुस्थलीय भागों में पवनें, समुद्र तटीय भागों में लहरें, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित जल तथा हिमानी। अब मृदा अपरदन की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर अलग अलग कारकों का प्रभाव देखा जाता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब हम देखते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र वहां पर
उनकी जो भौगोलिक स्थिति होती है ऐसी होती है कि वहां पर वनस्पति का बहुत ही ज़्यादा कम जमाव होता है, वहां पर वनस्पति की अल्पता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में वहां पर पवन बड़े निर्बाध रूप से बहती है, पवन के प्रवाह में कोई बाधा नहीं होती और ये निर्बाध रूप से बहती हुई पवन धरातल की मृदा को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो ऐसी स्थिति में को हम पवन अपरदन की संज्ञा देते हैं। सागर तटीय क्षेत्रों में सागरीय लहरें बार बार तटीय क्षेत्र की मृदा पर आकर टकराती हैं और टकराने के कारण वो धीरे धीरे तटीय क्षेत्र की मृदा के पोषक तत्वों को, ढीली मिट्टी को बहाकर अपने साथ वापस सागर में ले जाती हैं। तो इसे समुद्र ये लहरों द्वारा मृदा अपरदन की संज्ञा दी जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहता हुआ जल या बहती हुई हिमानी जो मृदा का अपरदन करती है उसे प्रवाहित जल द्वारा या हिमानी द्वारा मृदा अपरदन की संज्ञा दी जाती है। प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा के कण बहाकर, उड़ाकर, घोलकर अन्यत्र ले जाने से मृदा की प्राकृतिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, ये सब प्राकृतिक कारक जब मृदा के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को विभिन्न रूपों में उस मृदा से अलग कर कहीं अन्यत्र ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की मृदा जो पीछे बच जाती है उसके अंदर इन तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता में कमी आती है और वहां मृदा प्रदूषण देखने को मिलता है। शीर्ष मृदा के उपजाऊ तत्व अपरदित हो जाने से गुणवत्ता में कमी आ जाती है। जो ऊपरी क्षेत्र की मृदा है उसके तो उपजाऊपन अब वहां से अपरदित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, शेष बची हुई मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। प्रवाहित जल द्वारा मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है। अब विभिन्न भौगोलिक कारक होते हैं जो मृदा अपरदन करते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा यदि मृदा अपरदन पर किसी कारक का प्रभाव पड़ता है तो वो पड़ता है प्रवाहित जल का, क्योंकि भौगोलिक रूप से प्रवाहित जल का जो प्रभाव क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। वर्षा काल के अंदर ये बहुत सारे स्थलीय भागों पे हमें प्रवाहित जल देखने को मिलता है और इसका सीधा संपर्क मृदा से होता है और जल की घोलन क्षमता भी वायु की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। वायु तो उड़ा कर ले जाती है, हिमानी ठोस होती है, जल की जल तरल अवस्था में होता है और उसकी घोलन क्षमता बहुत अधिक होती है और इस घोलन क्षमता के कारण वो मृदा में उपस्थित घुलनशील पोषक तत्वों को अपने साथ घोलकर ले जाता है। पृष्ठ अपरदन, अल्पसरिता अपरदन, अवनलिका अपरदन, नदी तटीय अपरदन, भूस्खलन तथा वर्षा की बूंदों द्वारा अपरदन जल अपरदन के विभिन्न स्वरूप हैं। अब जल द्वारा जो मृदा का अपरदन होता है वो इन सभी रूपों में होता है। पृष्ठ अपरदन जो ऊपरी सतह का अपरदन है, जिसे जल अपने साथ मृदा की पूरी परत को उखाड़ कर ले जाता है, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ अपरदन। बाढ़ के समय ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है विशेष रूप से। अल्पसरिता अपरदन, अल्पसरिता अपरदन से तात्पर्य है नदी या नाले के आसपास के क्षेत्र के रूप में जब सरिता के रूप में वहां से अपरदन होता है तो अल्पसरिता अपरदन कहा जाता है। अवनलिका अपरदन बरसात के समय, वर्षा काल के समय जब छोटी छोटी नदियां निकल के आ जाती हैं, धाराएं निकल के आ जाती हैं, तो वहां पर मृदा के अंदर आप देखते हैं दरारें पैदा हो जाती हैं। उन दरारें जल के प्रवाह होने से धीरे धीरे और बढ़ती चली जाती हैं, तो ऐसी स्थिति को अवनलिका अपरदन की संज्ञा दी जाती है। नदी तटीय अपरदन, नदी के तटीय क्षेत्रों के अंदर जो अपरदन होता है नदी का द्वारा, जिस तटीय भाग से नदी टकरा कर बहती है तो लगातार वहां पर रगड़ के कारण बहुत ही ज्यादा अपरदन देखने को मिलता है। भूमि का भूस्खलन और वर्षा की बूंदों द्वारा अपरदन भी जलीय अपरदन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। मृदा अपरदन की दर को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में मृदा की प्रकृति, संरचना, ढाल की तीव्रता, पवन का वेग, वर्षा की अवधि तथा तीव्रता, भूपटल पर वनस्पति आवरण प्रमुख कारण है। अब मृदा अपरदन की दर को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में मृदा की प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसकी संरचना महत्वपूर्ण होती है। यदि वहां की मृदा ढीली है तो मृदा अपरदन के लिए वो आराम से खुली हुई मिल जाएगी। उसकी संरचना किस प्रकार की, ये भी देखने को मिलती है। क्षेत्र विशेष की ढाल की तीव्रता कैसी है, यदि वहां पर ढाल तीव्र है जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहां पर जल का बहाव बहुत ही तीव्र होगा, बहुत ही शक्तिशाली होगा।
ऐसी स्थिति के अंदर जल द्वारा मृदा का अपरदन तीव्र होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जल तेजी से नीचे की ओर आएगा, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण मृदा भी ऊपर से नीचे की ओर खिंचती चली जाएगी। पवन का वेग, पवन किस वेग से बह रही है? जब किसी खास तौर से ऐसे क्षेत्र जहां पर पवन के प्रवाह के मार्ग में बाधाएं कम होती हैं, तो ऐसे क्षेत्र में पवन का वेग बहुत अधिक होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में हम आसानी से देख सकते हैं। वर्षा की अवधि, वर्षा कितनी अवधि तक के लिए कितनी तीव्रता के साथ होती है? जहां वर्षा लंबी अवधि के लिए होती है, अधिक तीव्रता के साथ होती है, वहां मृदा अपरदन की दर को भी अधिक देखा जाता है। भूपटल पर वनस्पति का आवरण, अब आप ये देखते हैं वनस्पति का यदि भूपटल पर आवरण है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो वायु के वेग को अर्थात प्रवाह को नियंत्रित करेगा। दूसरी बात, जल के प्रवाह तथा उसके वेग को भी नियंत्रित करेगा। और तीसरी स्थिति में क्योंकि वनस्पति मृदा के अंदर अपनी जड़ों द्वारा जकड़ी हुई रहती है, तो साथ ही साथ वो अपनी जड़ों से मृदा को जकड़ कर रखती है। ऐसी स्थिति में जल द्वारा या वायु द्वारा मृदा का अपरदन आसानी से नहीं हो पाता। भूपटल पर जिन क्षेत्रों में वनस्पति का आवरण कम देखा जाता है, वहां मृदा अपरदन की समस्या अधिक देखने को मिलती है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली सल्फर युक्त राख तथा उष्ण दलदली बहाव से प्रभावित क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अब ज्वालामुखी क्षेत्रों में देखा गया है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो राख निकलती है उसमें विभिन्न प्रकार के विषैले तत्व होते हैं, गैसें होती है। खास तौर से इसके अंदर राख में जो सल्फर युक्त राख होती है, मृदा की ऊपरी परत पर जब वो बिछ जाती है तो मृदा की पोषण क्षमता को खत्म कर देती है, उसकी उर्वरा शक्ति को बहुत क्षीण कर देती है। उष्ण दलदली बहाव, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके साथ मिट्टी राख मिलती है, वो गर्म होती है। क्षेत्र विशेष के अंदर जब कभी वर्षा हो जाती है या साथ में उसके विभिन्न तरल पदार्थ निकलते हैं तो ऐसे क्षेत्र में एक उष्ण दलदली बहाव बन जाता है जो आसपास की मृदा के ऊपर फैल के उसकी उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है। तो ये क्रिया होती है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। भूस्खलन द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक भयानक रूप में होता है। भूस्खलन, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जब भूमि खिसक कर ऊपर से नीचे आती है, जब कभी इन क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है तो काफ़ी दलदली बहाव के साथ ये भूमि नीचे बहती हुई आती है। एक दलदल का प्रवाह देखने को मिलता है, मिट्टी का बड़ा सा, तो वो आसपास की मृदा के ऊपर बिछ जाता है, जिससे उस क्षेत्र की मृदा को खत्म कर देता है और बड़ी वृहद स्तर पर प्रदूषण फैलाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में खड़े ढालों पर वनस्पति आवरण के अभाव में भूखंडों के खिसक कर गिरने से कृषि भूमि तथा वन भूमि का विनाश होता है। ये वही स्थिति है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, भूस्खलन। पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर से खड़े ढाल, क्योंकि खड़े ढाल तीव्र होते हैं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा आसानी से वहां पर से कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर गिर जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, खड़े ढालों पर वनस्पति के अभाव में, वनस्पति के अभाव से तात्पर्य है क्योंकि वनस्पति नहीं होगी तो वहां की मृदा और वहां के स्थलीय भाग ढीले होंगे। ढीले भागों के भूखंड आसानी से नीचे खिसक कर गिर जाते हैं और जब वो नीचे खिसक कर कृषि भूमि के क्षेत्रों में या वन भूमि के क्षेत्रों में आके गिरते हैं तो उसका विनाश करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। हिमालय क्षेत्र में यह प्रमुख समस्या है। भारत के अंदर यदि इस प्रकार की समस्या को देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस प्रकार की समस्या हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, जो नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र है हमारे भारत का, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर इस प्रकार की समस्या सर्वाधिक रूप से देखने को मिलती है। धरातल से कम गहराई पर पाई जाने वाली लवण युक्त व आर्सेनिक युक्त चट्टानों से दूषित भूमिगत जल ऊपर उठने पर ऊपरी मृदा में प्रदूषण फैलाता है। अब बात आती है कि भाई जो भूमिगत जल है यदि वो लवण युक्त व आर्सेनिक युक्त होता है तो कई बार वो भूमिगत जल जब धरातल पर आ जाता है और धरातल पर आकर वो आसपास की मृदा के ऊपर जम जाता है तो उस मृदा के अंदर प्रदूषण फैला देता है। क्षारीयता बढ़ने से भूमि की बंजरता बढ़ती है। भूमि के गुणों के अंदर उसकी लवणता व क्षारीयता निर्धारित होती है। जब कभी भी भूमि के गुणों के रासायनिक संरचना में परिवर्तन आता है, उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन आने की स्थिति में यदि उसकी क्षारीयता बढ़ती है तो भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होने लग जाती है और ऐसी स्थिति में भूमि बंजर हो जाती है। समुद्री तूफानों के कारण तटवर्ती भागों में लवण युक्त समुद्री जल के फैलाव से भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। जब कभी भी सागर तटीय क्षेत्रों की मृदा होती है, वहां पे सागर तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार के समुद्री तूफान आते हैं तो उनके साथ वहां पर लवण युक्त जल भी आता है और जब ये लवण युक्त जल वहां की
समुद्र तटीय क्षेत्र की मृदा के ऊपर फैलता है तो उसकी उर्वरा शक्ति को क्षीण कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे वहां पर मृदा प्रदूषण की समस्या सामने आती है। और यह मृदा प्रदूषण चूंकि समुद्री तूफानों से आता है, इसलिए समुद्री तूफानों द्वारा इसे मृदा प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको भूमि प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों पर लेख लिखना है। ये प्रश्न एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है। इसका उत्तर आपको अधिकतम 150 से 200 शब्दों के मध्य देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।